नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले कि आज की सुर्खियाँ शुरू करें, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने की खबर मिल सकती है। खबर है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत प्रमोशन की न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया है। अब सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स और पे लेवल के आधार पर होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। इसमें यूपीएससी के साथ सलाह मशविरा करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मंजूरी के बाद 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स और पे लेवल के तहत प्रमोशन के लिए न्यूनतम शर्तों के नियमों में बदलाव करने की बात कही गई है। ये बदलाव संशोधन के जरिए नौकरी में भर्ती के नियमों और सर्विस रूल्स में भी शामिल किए जाएंगे। डीओपीटी ने सभी मंत्रालय और विभागों से भर्ती और सर्विस रूल्स के नियमों में बदलाव करने का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए लेवल 1 से लेवल 2 तक के लिए 3 साल की सर्विस होना जरूरी होगा। लेवल 2 से लेवल 3 के लिए भी 3 साल की सर्विस जरूरी होगी। लेवल 2 से लेवल 4 तक के प्रमोशन के लिए 8 साल की सर्विस जरूरी होगी। लेवल 4 से लेवल 6 के लिए 10 साल की सर्विस जरूरी बनाई गई है। इस निर्णय के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मोदी सरकार त्योहारों पर बड़ा तोहफा दे सकती है। नवरात्रि शुरू होने के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अपना खजाना खोल सकती है। संभावना है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और महंगाई भत्ते बढ़ाने पर मुहर लगाई जाएगी। केरल बंद में पीएफआई कार्यकर्ता हिंसक हो उठे, आरएसएस ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंके। 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की 93 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद शुक्रवार को यानी आज पीएफआई ने केरल बंद बुलाया। इस दौरान एनआईए रेड का विरोध कर रहे पीएफआई कार्यकर्ता हिंसक हो उठे। उन्होंने राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम में दर्जनों सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। न्यूजनूर में आरएसएस ऑफिस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर पुलिस मौजूद है। पुलिस के मुताबिक कोल्लम और मोटरसाइकिल सवार पीएफआई कार्यकर्ताओं ने 2 पुलिस कर्मियों पर हमला भी किया। इधर तिरुवनंतपुरम में हिंसा करने वाले 5 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ केरल हाईकोर्ट ने राज्यव्यापी बंद बुलाने और पीएफआई नेताओं के प्रदर्शन का स्वतः संज्ञान लिया है। केरल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी बिना अनुमति के बंद नहीं बुला सकता है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि गिरफ्तारियों के बाद ऐसा प्रदर्शन ठीक नहीं है। खबर है कि कांग्रेस ने शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा रोक दी। इस पर पंजाब भाजपा ने तंज कसा है कि पीएफआई और इस्लामिक जिहादी संगठनों ने आज हड़ताल का आह्वान किया और कांग्रेस ने आज अपनी पदयात्रा रोक दी। इससे घटिया और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। गांधी परिवार से कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि गांधी परिवार से कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि गांधी परिवार की ओर से कोई भी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। खबर है कि अशोक गहलोत ने केरल में राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने बीती रात भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने मीडिया को बताया कि मैंने उनसे कई बार अनुरोध किया कि वे सभी की इच्छा स्वीकार करें कि वह दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने तय किया है कि गांधी परिवार से कोई भी अगला पार्टी प्रमुख नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने मुझसे कहा, मुझे पता है कि वे चाहते हैं कि मैं पार्टी प्रमुख बनूं और मैं उनकी इच्छाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने एक वजह से फैसला किया है कि एक गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत को गांधी परिवार की प्रमुख पसंद माना जा रहा है। अशोक गहलोत अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस द्वारा अपनाए गए एक व्यक्ति एक पद नियम पर गुरुवार को मीडिया से कहा कि हमने जो फैसला किया है
जो हमने उदयपुर में तय किया है वो कांग्रेस पार्टी की एक प्रतिबद्धता है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रतिबद्धता को बनाए रखा जाएगा। राहुल गांधी के बयान के बाद अशोक गहलोत को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, नीतीश कुमार पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में जदयू और राष्ट्रवादी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने आज क्षेत्र के पूर्णिया शहर में पार्टी की जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने जनसभा में मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई। अमित शाह ने कहा कि मेरे आने से लालू नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर झगड़ा लगाने आया हूँ, मैं यहाँ कोई झगड़ा लगाने नहीं आया हूँ। उन्होंने कहा कि भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है। स्वार्थ से और सत्ता की कुटिल राजनीति से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। विकास के काम करने से, अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित रहने से और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से ही देश की जनता प्रधानमंत्री बनाती है। उन्होंने गृह मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार कोई राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है। नीतीश समाजवाद छोड़कर लालू जी के साथ भी जा सकते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश समाजवाद छोड़कर वामपंथियों और कांग्रेस के साथ भी बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की एक ही नीति है, उनकी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। वो राजद छोड़कर बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 आने दीजिए, आपकी इस जोड़ी को बिहार की जनता सुपड़ा साफ कर देगी। 2025 में भी यहां बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। एकनाथ शिंदे गुट को झटका, उद्धव ठाकरे गुट को मिली शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजन की अनुमति। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए हाई कोर्ट से इजाजत मिल गई। इस आदेश से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दादर से विधायक सदा सरवनकर की याचिका को खारिज कर दिया। सदा सरवानकर ने कोर्ट में अपने आप को असली शिवसेना बताते हुए दशहरा रैली करने की अनुमति देने की मांग की थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे की याचिका में हस्तक्षेप किया था। सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली के लिए इजाजत दे दी। कोर्ट ने इस मामले पर साथ ही कुछ अहम बातें भी कही हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कानून व्यवस्था बनी रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इतने वर्षों से आयोजन हो रहा है और अभी तक कोई घटना नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार केजीआर में दशहरा रैली आयोजन का तय दिन दिया गया है। बीएमसी ने शिवसेना के दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में होने वाली रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। यह जानकारी बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया था कि कानून व्यवस्था के लिहाज से किसी भी एक गुट को रैली की अनुमति देने पर शिवाजी पार्क में गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए बीएमसी ने दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति नहीं देने की जानकारी एक लेटर भेजकर दी। शिवाजी पार्क में होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली के लिए ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के अनिल देसाई ने 22 अगस्त को बीएमसी से अनुमति मांगी थी। इसके बाद 30 अगस्त को शिंदे गुट के विधायक सदा सरवानकर ने भी दशहरा रैली आयोजित करने के लिए बीएमसी को आवेदन किया था, जिसे इनकार कर दिया गया। राजस्थान में सीएम पद के लिए कयासबाजी तेज, सचिन पायलट और सीपी जोशी में होगा संघर्ष। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे को लेकर कयास तेज हो चले हैं, जबकि राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। पहले केवल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के नाम की ही चर्चा हो रही थी, लेकिन अब राजस्थान के मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी मैदान में कूद गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि खुद अशोक गहलोत ने ही उनके नाम की सिफारिश की है। दरअसल सीएम गहलोत ने साफ कर दिया है कि वह अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है कि वो अध्यक्ष पद की रेस में नहीं होंगे, इसीलिए अब गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे और अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश करेंगे। इसके साथ ही अब राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर भी सस्पेंस बढ़ गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी और प्रभारी महासचिव अजय माकन राजस्थान सीएम के चेहरे पर फैसला करेंगे। अभी तक राजस्थान के अगले सीएम की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही थी। सभी लोगों की नजरें केवल सचिन पायलट पर थी। अब यहाँ सस्पेंस पहले से ज्यादा
बढ़ गया है, क्योंकि गहलोत ने इसके लिए सीपी जोशी का नाम आगे कर दिया है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि वह पायलट को मुख्यमंत्री बनता नहीं देखना चाहते हैं। गहलोत के सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद खबरें तैरने लगी थी, उन्होंने सीपी जोशी का नाम आगे कर दिया है। माना जा रहा है कि गहलोत पायलट को राजस्थान की चाबी नहीं सौंपना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि गांधी परिवार सचिन पायलट को ही सीएम बनाए जाने के पक्ष में है। कनाडा में पढ़ने वाले भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय की चेतावनी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा जाने वाले यात्रियों और वहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कनाडा में भारतीय लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। भारत की ओर से जारी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कनाडा की ओंटारियो में हुई गोलीबारी में घायल हुए भारतीय छात्र की शनिवार को मौत हो गई थी। इसके अलावा इस घटना में एक पुलिसकर्मी समेत 2 अन्य लोगों की भी जान चली गई। इस प्रकार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने हेट क्राइम के मामले और कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों पर वहां की अधिकारियों से बात की है। कनाडा के अधिकारियों से इन अपराधों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने की अपील की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को अभी तक कनाडा में कोई सजा नहीं दी गई है। भारत सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपरोक्त घटनाओं के मद्देनजर भारतीय नागरिकों और छात्रों से कनाडा में यात्रा और पढ़ाई के दौरान चौकन्ना और सावधान रहने की अपील की गई है। भारत ने कनाडा में तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बेहद आपत्तिजनक है कि एक मित्र देश में कट्टरपंथी एवं चरमपंथी तत्वों को राजनीति से प्रेरित ऐसी गतिविधि की इजाजत दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से कहा कि भारत ने इस मामले को राजनयिक माध्यमों से कनाडा के प्रशासन के समक्ष उठाया है और इस मुद्दे को कनाडा के समक्ष उठाना जारी रहेगा। एम्स अस्पताल दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया रिटायर, डॉक्टर एम श्रीनिवास बनाए गए डायरेक्टर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के नए डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास होंगे। इससे पूर्व डॉक्टर एम श्रीनिवास ईएसआई अस्पताल हैदराबाद के डीन के रूप में तैनात थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल शुक्रवार यानी आज 23 सितंबर को खत्म हो गया। इसके बाद नए डायरेक्टर की नियुक्ति की घोषणा की गई है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 28 मई 2017 को दिल्ली एम्स के डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली थी। उन्हें इस पद पर 2 बार एक्सटेंशन दिया गया था, जो शुक्रवार यानी आज समाप्त हो गया। नए डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास का नाम देश के बड़े डॉक्टरों में शामिल है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर की मंजूरी के लिए डॉक्टर एम श्रीनिवास के नाम के अलावा श्री चित्रा तिरुनम इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम के डायरेक्टर डॉक्टर संजय बिहारी का नाम एसीसी को भेजा गया था। इसके बाद डॉक्टर एम श्रीनिवास के नाम पर मुहर लगाई गई। एम्स के नए डायरेक्टर के लिए नामों में को शॉर्टलिस्ट करने वाली 4 सदस्यीय चयन समिति में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश एस गोखले, सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल थे। शेयर बाजार धड़ाम से गिरा, निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। दुनिया भर के शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। खबर है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व के मुखिया जीरोमे पॉवेल के ब्याज दर बढ़ाने के ऐलान और डॉलर के मुकाबले रुपये में ऐतिहासिक गिरावट के कारण भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मच गया है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में चाहे एशियाई हो या यूरोपीय या फिर अमेरिकी, सभी जगह गिरावट की खबर है। इसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा है। इसका खामियाजा भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों को भी उठाना पड़ा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय बाजार के निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपए की चपत लगने की खबर ने व्यावसायिक दुनिया को हिलाकर रख दिया है। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार जब बंद हुए तब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 281.70 यानी 70 लाख करोड़ रुपए करीब था। यह शुक्रवार की गिरावट के बाद घटकर 276.65 लाख करोड़ रुपए रह गया। फेड रिजर्व ने ब्याज दरें तो बढ़ाई पर
भविष्य में और भी बढ़ाने के संकेत मिले हैं। खबर है कि स्थिति में विदेशी निवेशक बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि आगामी 28-30 सितंबर को रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने वाली है। खुदरा महंगाई दर अगस्त महीने में फिर से 7% के करीब जा पहुंचा है। इसके बाद फिर से रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा सकता है। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को रिजर्व बैंक 35 बेसिस से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर सकता है। अडानी और अंबानी में हुआ बड़ा समझौता। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक देश के दो सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप रिलायंस और अडानी ने एक समझौता किया है। इसके तहत इनके कर्मचारियों को एक दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं दी जाएगी। इस नए समझौते का नाम है नो पोचिंग एग्रीमेंट। मई 2022 में हुई इस डील की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह समझौता ऐसे वक्त में हुआ जब अडानी कंपनी उस बिजनेस में उतर रही थी जिसमें रिलायंस पहले से बड़ा बिजनेस प्लेयर है। दरअसल अडानी ने पिछले साल अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में एंट्री की है। इस बिजनेस में रिलायंस पहले से ही बड़ी कंपनी है। इसी तरह हाई स्पीड डेटा यानी इंटरनेट सेक्टर में भी अडानी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है। इस बिजनेस में भी रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। समझौते की वजह से मुकेश अंबानी की कंपनियों में काम करने वाली 3.80 लाख से ज्यादा कर्मचारी अब अडानी की कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे, यानी नौकरी नहीं ले पाएंगे। वहीं अडानी की कंपनी के काम करने वाले 23,000 से ज्यादा कर्मचारी मुकेश अंबानी की किसी कंपनी में नौकरी नहीं ले सकेंगे। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिन भर की खास खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। हमारे लिए आपका सहयोग और समर्थन बेहद ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।